हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पीवाईक्यू सीरीज। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 18। कैलकुलेट पीएच ऑफ वीक एसिड HA इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 1 मोलैरिटी सोल्यूशन बीइंग 10%। तो यहाँ पर हमें पीएच कैलकुलेट करना है किसका? वीक एसिड का। तो अगर हम बात करें, हम सभी को पता है कि जो वीक एसिड होता है उसका क्या कंप्लीट डिसोसिएशन होता है? नहीं होता है, उसका पार्शियल डिसोसिएशन होता है। तो यहाँ पे दे रखा है कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है? 10%। मतलब जितने भी HA मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है ना, उनमें से खाली 10% HA मॉलिक्यूल है जो टूटे हैं। किसमें टूटे हैं? वो टूटे हैं H+ आयन प्लस A- में। ठीक है, सिर्फ 10% टूटे हैं। अब हमें क्या करना है कि H+ आयन की एक बार कंसेंट्रेशन निकाल लेना तो पीएच हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले H+ आयन की कंसेंट्रेशन निकालते हैं। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन जब HA हमने लिया बीकर में तो वो कितना था? C था। ठीक है, तब डिसोसिएशन हुआ नहीं था टाइम t=0 पे। ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन तब थी ही नहीं। फिर टाइम t=t पे थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि HA का डिसोसिएशन होने लगा। ठीक है, तो तब इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी? C-C अल्फा हम लिखते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन इनटू डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि वीक एसिड है, सारे के सारे तो टूटने वाले हैं नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड सारे के सारे टूटते हैं पर वीक एसिड नहीं, और हमें कंडीशन भी दे रखी है 10% ही टूटे थे। तो यहाँ पर आ जाएगा C-C अल्फा। H+ की कंसंट्रेशन होगी C अल्फा, A- की होगी C अल्फा। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि जो हमारे पास H+ की कंसंट्रेशन है वो कितनी है? वो है C अल्फा। ठीक है, और कंसंट्रेशन कितनी दे रखी थी सोल्यूशन की? 1 मोलैरिटी। तो हम लिख देंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना दे रखा था आपका? 10%। तो 10 डिवाइडेड बाय 100 जो कि कितना होता है? जो कि होता है 0 से 0 गया, हमारे पास आया 0.1 मोलैरिटी। तो एक्चुअल कंसंट्रेशन हमारे H+ आयन की सोल्यूशन में कितनी है? 0.1 मोलैरिटी। ठीक है, 10% डिसोसिएशन के हिसाब से। अब हम सभी को पता है कि पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? pH = माइनस लॉग ऑफ H+ की कंसंट्रेशन। अब सिंपली H+ की कंसंट्रेशन की वैल्यू हमें पुट कर देनी है, माइनस लॉग ऑफ 0.1। ठीक है, 0.1 का पॉइंट हटाया तो 1 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, माइनस लॉग ऑफ 10 नीचे है, ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? 10⁻⁻1। अब हम सभी को पता है इसको सॉल्व कैसे करेंगे? -1 क्या आ जाएगा आगे? माइनस इंटू -1 +1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा +1, और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो हमारा pH क्या आ गया? +1, जो कि ऑप्शन नंबर A में दे रखा है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर A। तो यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। 2 electrolytic cells containing acidified 1 ferrous chloride and another acidified ferric chloride are connected in series. The ratio of iron deposited at cathodes in the 2 cells will be। फिर आपको रेशियो दे दिया है और आपको बोला है कि 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है जो सीरीज में, मतलब एक के बाद एक कनेक्टेड है, और एक में तो फेरस क्लोराइड है और दूसरे में फेरिक क्लोराइड है। अब पूछा है कि आपका जो कैथोड है उसमें जो आयरन है, लोहा, वो कितना डिपोजिटेड है, बस ये पूछा है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको पता नहीं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती क्या है तो वो कुछ इस तरीके से दिखती है कि आपका ये बीकर है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 1 और 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जो है इनमें डिप्ड रहता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड तो आपका क्या होता है? कैथोड बोलते हैं। ठीक है, और ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, और दूसरा होता है आपका एनोड जो कि होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, आपके कैथोड पर क्या होती है? रिडक्शन होती है। हमेशा ध्यान रखिए, कैथोड पर होती है रिडक्शन, एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन। कैथोड पर रिडक्शन हो रही है तो कोई भी मेटल है, लेट से मैंने उसे M मान लिया, उसका लेट से कुछ भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैंने +X मान लिया, तो यहाँ पर ये रिड्यूस कैसे होगा? ये आपके n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और ये सिंपली सॉलिड मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो मेटल है ना वो इस कैथोड के यहाँ पर इस तरीके से क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इस कैथोड का जो वेट है वो वेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जो वेट डिपॉजिट हुआ है हमारे कैथोड पे फेरस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड का, उसी का रेशियो पूछा है। अब फेरिक क्लोराइड फेरस क्लोराइड का फॉर्मूला पहली बात तो आपको पता होना चाहिए। फेरस क्लोराइड में क्या होता है? FeCl2, और फेरिक क्लोराइड होता है FeCl3। तो इसका मतलब आपके फेरस क्लोराइड में जो आयरन है जिसकी बात करिए वो क्या है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और फेरिक क्लोराइड में है
3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको रेशियो पूछा है। अब इन दोनों में डिफरेंस कहाँ आएगा? आयरन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो तो सेम रहने वाला है, पर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है। तो हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, जो आपका इक्विवेलेंट वेट होता है वो क्या होता है, आपका आयरन का जो भी वेट है वो डिवाइडेड बाय उसका वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर रेशियो ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पहले फेरस क्लोराइड दे रखा है और बाद में आपका फेरिक क्लोराइड, तो उसी तरीके से हमें यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर तो क्या आ गया, फेरस क्लोराइड का Fe+2 रेशियो Fe+3 आपका फेरिक क्लोराइड का, राइट। अब क्या करना है, फेरस क्लोराइड में आयरन का वेट है W, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका N फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर क्या है, यहाँ पर इसका जो चार्ज है वही आएगा, तो डिवाइड बाय 2 रेशियो आपका Fe+3 में वेट ऑफ आयरन W ही ले रखा है मैंने, डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर है 3, तो W से W गया तो आपके पास क्या आया, 1/2 रेशियो 1/3। इन दोनों को क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई बाय 6, तो अब क्या होगा, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 3:2, जो कि दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी।